दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ उर्मिलेश। सबसे पहले आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। दोस्तों आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बहुत लंबा भाषण दिया। 103 मिनट का भाषण। ये उनका 12वां संबोधन था। बताया जाता है कि ये उनका अब तक का सबसे बड़ा भाषण है। बड़ा भाषण हो या छोटा भाषण हो, वो निश्चित रूप से अपनी गुणवत्ता से जाना जाता है, याद किया जाता है। आज हम मोदी जी के इसी 103 मिनट लंबे भाषण पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम उनके सारे प्रमुख जो मुद्दे हैं, उनको हम टच करें, उस पर हम अपनी बात को केंद्रित करें और ऑब्जेक्टिव होकर, फैक्चुअल होकर। तो आज की चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है देश के 2 बहुत प्रतिभाशाली, प्रखर, वरिष्ठ पत्रकारों को। हमारे साथ हैं शीतल पी सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम। हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव। पंकज श्रीवास्तव लंबे समय तक मेनस्ट्रीम टीवी चैनलों में काम करते रहे और इसके बाद छोड़कर उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ कदम रखा। लगातार वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, सत्य हिंदी में प्रोग्राम भी पेश करते हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले शीतल पी सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इतना लंबा भाषण किया, स्वाधीनता दिवस के इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से, आपका एक आकलन क्या है इस भाषण के बारे में? फिर हम मुद्दों पर भी आपसे सवाल पूछेंगे। एक मोटे तौर पे आपने उनके संबोधन को कैसे लिया है? देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार भाषण देने के लिए ख्यात हैं और हर साल लाल किले से उनका भाषण आता ही है। आपने सही बताया कि इस बार शायद उनके पुराने जितने भाषण हैं, अभी सब आकलन भी आ जाएगा कि उसमें सबसे लंबा भाषण उन्होंने दिया। लेकिन जो स्थितियाँ उनके चारों तरफ हैं, जिसमें से बहुत सारा उनका ही योगदान है उनको निर्मित करने में, वो इन भाषणों में कहीं परिलक्षित नहीं हुई। उनका कोई जवाब नहीं था। वही पुराने हमारे रिटोरिक्स जिन पर वो सत्ता में आए और जिनकी वजह से वो सत्ता में हैं, जिन्होंने इस देश को जो मैं अभी कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा उनके अनुसार तो बहुत कठिनाइयों में डाल दिया है। हम एक सबसे बड़ी आबादी के देश हैं दुनिया में, हमारी एक साख रही है। हम आर्थिक रूप से बहुत पीछे रहे हैं, लेकिन हमारी एक साख थी, सामाजिक साख आप कह सकते हैं दुनिया के लिहाज से। वो इस समय सबसे लो स्तर पर है, सबसे निचले स्तर पर है दुनिया में। और आर्थिक स्थितियां भी कुछ कुछ आंकड़े इतने ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण हैं कि उन पर बात करनी ही चाहिए। जैसे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो दुनिया में किसी भी देश के विकसित होने के लिए उसका आंकड़ा सबसे प्रमुख होता है, वो पिछले 25 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। 25 वर्षों में इतने निचले स्तर पर नहीं थी, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे तथ्य अपडेट होने में इस दौर में बड़ा मुश्किल लेते हैं और ये बहुत सारे आंकड़े छुपाने की कोशिश होती है। 12.5-12% के आसपास आ गई है। निर्यात में हमने जो रिश्ता अभी अमेरिका से, एक देश था जो दुनिया में सबसे ज्यादा सरप्लस जो हमारा एक्सपोर्ट में था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं, वो हमारा अमेरिका से था 40 बिलियन के आसपास। अब जो सबसे ज्यादा एशिया में टैक्सेशन मतलब टैरिफ जो लगा है वो भारत पर है। नतीजा ये है कि हमारे दो प्रमुख क्षेत्र जो है जिनसे हम ये आय कर रहे थे, वो दोनों हमारे यहाँ से भाग के वियतनाम और इन सब में चले जाएंगे, अगर ये बांग्लादेश में चले जाएंगे। दूसरे, हमारी जो सामाजिक समस्याएं अपने देश में आंतरिक हैं, जिनमें से एक को हम हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ले जाते हैं और पाकिस्तान हमारे ऊपर ले आता है, और दोनों देशों की राजनीति इसी पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लंबे समय से इसी के राशन पानी पे पल के एक दूसरे को उसने जमीन के नीचे डाल दिया। सारी दुनिया में एक सबसे बदतरीन खित्ता हमारे इस साउथ एशिया को बना दिया है इन लोगों ने।
जो जिस पर सारी दुनिया मजाक करती है अपने लेवल पर। ट्रंप रोज मजाक ही करते हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर को हमने कान पकड़ के सीधा कर दिया और बैठा दिया और शांत कर दिया। ये मजाक क्यों हो रहा है? इसलिए कि इस मजाक के पात्र हम बने हुए हैं। हम इस परिस्थिति को सुलझाने में असफल हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान जो सत्ता है, चूंकि उसको सत्ता में आने के लिए सिर्फ उसके पास एक ही तर्क है, वो है मुसलमान, और मुसलमान है तो पाकिस्तान। तो वो सारी बातचीत उसी पर ले जाते हैं। और उन्होंने आज की बातचीत में भी जो डेमोग्राफी को लेके एक संस्थान बनाने और उसके बारे में बहुत तीर मारने की बात की, ये भी वहीं ले जा रही है। लेकिन हम मूल चीजों पर आए। बेरोजगारी पर आपने जो कहा, आप 11 साल से हैं, ऐतिहासिक बेरोजगारी का दौर है इस समय। आप आंकड़े तो देते नहीं है, छुपाते हैं, टुकड़ों में देते हैं, सीएमआई वगैरह पे हमें निर्भर रहना पड़ता है। और वो आंकड़े बता रहे हैं कि हम 55 वर्षों में सबसे भीषण बेरोजगारी देख रहे हैं। हमारे 38% लोगों ने तो अब रोजगार की तलाश करना बंद कर दिया है, जो रोजगार के बाजार के लायक है। इन आंकड़ों का उत्तर आपके भाषण में कहां है मोदी जी? आपने एक सपना दिखाया था जब आप चुनाव लड़ रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। वो सपना भूल के अब आपने नया सपना देने की कोशिश की कि अगले साल से 3.5 करोड़ को दे देंगे। अरे कैसे देंगे आप? मैन्युफैक्चरिंग आपकी तबाह है। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा झटका अभी अमेरिका से लग रहा है। सिर्फ ये देश चल रहा है उन गरीब बच्चों की कमाई से, जो सऊदी अरब में, गल्फ में, अफ्रीका तक में, सारी दुनिया में अपनी कठिनाइयों से अपने घर का जेवर बेच के गए हुए हैं और कमा के अपना घर चलाने के लिए जो भेजते हैं। $138 बिलियन आ रहा है उन गरीब लोगों की वजह से। दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे मजदूर कमा के भेज रहे हैं, जिनके लिए आपके पास कोई एक शब्द भी नहीं है पूरे भाषण में। जिनकी वजह से हम हमारा जो सो कॉल्ड बैलेंस है हार्ड करेंसी का, जिसपे आप पीठ ठोक लेते हैं कभी कभी, वो सब वो भेज रहे हैं। आपने क्या किया 11 साल में? उल्टा कर दिया है। कारपोरेट टैक्स पहले ज्यादा था, अब कारपोरेट टैक्स कम हो गया है, जीएसटी ज्यादा हो गया है। जो साधारण से साधारण आदमी अब हर चीज पर 18% कम से कम और 28% तक टैक्स देके आपके खजाने को मोटा कर रहा है, जिससे आप सारी दुनिया में गगन विहारी बने रहते हैं और अपने दोस्तों के लिए बिजनेस लाते हैं 4 लोगों के लिए। और इस तरह से इसका दूसरा अपमान यह है कि जिनको लेके आप सबसे ज्यादा घूमते हैं, जिनके जहाज में घोषित तौर पर चुनाव से पहले आप घूमे, उन पर अमेरिका में कम से कम 2 क्रिमिनल मुकदमे, जिसमें से एक में नोटिस आप सर्व नहीं कर रहे हैं 6 महीने से। क्या स्थिति बना रहे हैं आप भाई? कांगो पांगो बना दिया आपने भारत को। भारत भगोड़ा देश है क्या? अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक आतंकवादी को, जो कनाडा में रहता था, पाकिस्तानी मूल का था, हमारे यहाँ जो बंबई की घटनाएं हुई थी उसमें उसका हिस्सा था, उनकी अदालतों से पार करके उसने हमारे यहाँ भेजा है। आपकी उनसे ऐसे रिश्ते हैं और आप उनके अपराधी को नोटिस भी सर्व नहीं करेंगे। आपकी क्या साख है दुनिया में? क्या साख आप बना रहे हैं? ये 15 अगस्त ये सवाल पूछने के लिए जरूरी है। और आपने इंस्टीट्यूशंस का क्या किया 11-12 साल में? यूएपीए वगैरह के जरिए आपने जिन तमाम होनहार नौजवानों को, जेएनयू का वो लड़का बेचारा 5 साल से अरेस्ट है, और अन्य अनेक, उमर खालिद, हर जगह आप सिर्फ, इससे क्या हो रहा है? आपने बुजुर्ग 84 साल के स्टैन स्वामी को जेल में मार डाला। क्या हमारा रिकॉर्ड है? दुनिया में जो भी आप कह सके ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह की चीजों का अध्ययन करती हैं कि आपका मानवाधिकार का रिकॉर्ड क्या है, आप कैसे कानून बना रहे हैं, आप लोगों को बोलने की क्या आजादी देते हैं, आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, वो हम कहां है भाई? आपने पूरे प्रेस को ऐसे में बदल दिया है कि हम सब लोगों को अपने पूरे अतीत पर शर्म आती है, क्योंकि पूछने वाला तो सबको कहता है ना। जब वो प्रेस कहता है तो हम भी उसमें शामिल हैं। उर्मिलेश वो शीतल हुए अपना किरदार बता के कहां छुप सकते हैं भाई? सामान्य आदमी तो कहता है कि साहब बिक गई है हमारी ये मीडिया। इसको किसने खरीदा? किसने इनको बिकाऊ इस स्तर पे बना दिया कि एक तरफा सब जनता की शत्रु में बदल गई, षड्यंत्र करती है लोगों के खिलाफ। कोई आंदोलन के लिए खड़ा होता है, लोकतंत्र में आंदोलन नहीं होगा तो क्या होगा भाई? आज आजादी का दिन है, आज तो इसकी बात की जाए। लोकतंत्र में लोग तकलीफ में होंगे तो आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करें उसके बाद?
आदिवासियों की आप बात कर रहे हैं, आपने आदिवासियों की भी बात की। कुछ हिसाब देंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में कितने लोगों को आपने औद्योगिकरण के नाम पे बेदखल किया है? अभी हंसदेव जंगल में आप क्या कर रहे हैं? आपके दौर में पर्यावरण में हमारे कितने पुराने पेड़ काटे गए, इसका कोई हिसाब देगा? हमारा जंगल का जो एरिया था सिकुड़ क्यों गया? ये सारे सवाल है जो अनुत्तरित है। भाषण 1 घंटा था, 2 घंटा हो, पूरे दिन भर हो, रोज 10 बार हो, उससे होना क्या है? ये सवाल तो अनुत्तरित है भाई। कितनी यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ रह गया आपके जमाने में? आप बताइए। आपने छात्र संघों का गला घोंट दिया। देश के सबसे बड़े छात्र संगठन आपके ही साए बाए में है, एबीवीपी, लेकिन डिमांड ही खत्म हो गई। और आपने एक संगठन का बड़ा नाम लिया कि उसने 100 साल में बहुत कुछ कहा है। क्योंकि हमारे साथ पंकज है, मैं उनका विषय नहीं छीनूंगा, वो तथ्यवार और डेटवार सब अभी बताएंगे, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। लेकिन जो सवाल मैंने बताया, ये सवाल आज के इस स्वाधीनता दिवस पर बहुत जरूरी और तकलीफ देह है, और आपके भाषण से उनमें से किसी की भी तकलीफ जरा भी मुझे कम होती नजर नहीं आई। लेकिन आपने जिस विषय को उठाया उस पर मैं फिर आपके पास जरूर आऊंगा। पंकज जी, मैं आपसे जो शीतल जी ने कहा, वही सवाल मैं सीधे पूछता हूं ताकि हम कम समय में ज्यादा बातें कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में पहली दफा लाल किले की प्राचीर से यानी 15 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का न सिर्फ नाम लिया, बल्कि उसके स्वयंसेवकों की सेवा भाव, उनके समर्पण और राष्ट्र के प्रति उनके कामकाज का अभिनंदन किया। किसी सभा में, किसी रैली में करते, वो स्वयं चूंकि आरएसएस से आते हैं, तो ये लाजमी है कि वो उसको पसंद करते होंगे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वाधीनता आंदोलन में आरएसएस की क्या स्थिति थी, ये सब आप जानते हैं। तो आपकी टिप्पणी क्या इस विषय पर है कि क्या ये रिलेवेंट था, क्या ये जरूरी था, और अगर नहीं तो क्यों ऐसा किया माननीय प्रधानमंत्री ने? निश्चित रूप से उर्मिलेश जी, आज का दिन उन सारे लोगों के लिए बेहद शर्मिंदा होने का दिन है कि हमारी आंखों के सामने लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए प्रधानमंत्री ने उस संगठन का गौरवगान किया है जो हमारी आजादी की लड़ाई के बुनियादी मूल्यों, हमारे भारतीय संविधान के बुनियादी संकल्पों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहा। ये नहीं कि सामान्य सी आलोचना करता रहा। आरएसएस का जो उन्होंने गौरवगान किया है, और आज जो विज्ञापन छपे हैं जिसमें गांधी जी के ऊपर विनायक दामोदर सावरकर का चित्र छपा है भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? आरएसएस ने इस देश की आजादी की लड़ाई का न सिर्फ ये कहिए कि उससे मुंह मोड़े रहा, बल्कि इस देश के तमाम नौजवानों को प्रेरित करता रहा कि आप इस लड़ाई में मत शामिल होइए। ये संविधान है, क्योंकि ये तो मानते हैं कि 5000 साल से हमारा राष्ट्र है। यानी जब ये देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था, तब भी ये राष्ट्र था। तो फिर भारत का बंटवारा का क्या मतलब है? विभाजन विभीषिका दिवस आप क्यों मनाते हैं? आप क्योंकि पहले भी लोग अलग अलग थे, अभी भी पाकिस्तान अलग है। आपके सांस्कृतिक परिसर में या आपके चेतना में अगर ये उपमहाद्वीप एक राष्ट्र है, तो क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है, बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र है? क्योंकि पहले भी इस देश में 550 रियासतें थी और वो संप्रभु ही थी। और इसीलिए जो नवीन भारत की संकल्पना है, आरएसएस उसके खिलाफ है। और जब ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू किया इन्होंने 4 साल पहले 2021 में, तभी ये स्पष्ट हो गया था कि दरअसल ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बहाने वो विभाजन की विभीषिका को इतना बड़ा कर रहे हैं कि एक शाम पहले जो आपको लड्डू आप 15 अगस्त को खाते हैं, वो उसके पहले की शाम पूरी कसैली गुजरे। और मेरे सामने 4 लाइनें हैं, इजाजत दे तो पढ़ दूं, जिसमें डॉक्टर सरदार पटेल ने कहा कि विभाजन बेहद जरूरी हो गया था। वो गलती नहीं मानते हैं। वो लिखते हैं कि हमने हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाना कबूल कर लिया। कई लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और ये गलती थी। मैं अभी तक नहीं मानता कि हमने कोई गलती की। साथ ही मानता हूं कि अगर हमने हिंदुस्तान के टुकड़े मंजूर नहीं किए होते तो आज जो हालत है उससे भी बुरी हालत होने वाली थी। तब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि अनेक टुकड़े हो जाने वाले थे। और मैं ही नहीं,
समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये हमारे संविधान की मूल भावना है। आप 5000 साल के इतिहास में एक किताब बताइए जिसमें वैधानिक रूप से समता को माना गया हो। दर्शन की बात मत करिए, यत तत्रे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो सब बहुत सुना है। वैधानिक रूप से यानी सब बराबर है, ये बात हमारे हमारे कहीं वैचारिकी में, हमारी सांस्कृतिक चेतना में थी ही नहीं। इसलिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई का आंदोलन नहीं था, बल्कि वो एक मध्ययुगीन बर्बरता, प्राचीन काल के गौरव के नाम पर इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को जो गुलाम बनाए रखने की प्रथा थी, स्त्रियों शूद्रों को खास तौर पर, मेहनत कशों को खास तौर पर, उन सबसे आजादी, उस चेतना, उस सिस्टम से भी आजादी थी। वो केवल ब्रिटिश से आजादी नहीं थी। और यही सबसे बड़ी तकलीफ है आरएसएस की, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत था वो गौरवशाली था, क्योंकि वो मनुस्मृति से चलता था। हम इसलिए पिछड़े कि आरएसएस ने हमारी उस सहमति को तोड़ते हुए, जो 1947 में और 50 में संविधान के जरिए हमने माना था, उस सहमति को तोड़ते हुए पिछले 40-45 साल इस देश को सांप्रदायिक विभाजन में बर्बाद कर दिए। जो मंदिर मस्जिद का आंदोलन चला सन 80 के बाद, इस देश में कोई बात हम कर ही नहीं सकते। हम कैसे मुकाबला करेंगे? वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए एक वैज्ञानिक चेतना युक्त समाज चाहिए। चीन क्यों इन्वेंशन कर लेता है, आविष्कार कर लेता है, हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि अगर हमारे यहां कोई चौराहे पर कह दे कि पृथ्वी शेषनाग के फंड पर नहीं है तो उसकी लिंचिंग हो सकती है। यह माहौल इन्होंने बना दिया है। हमारे स्कूल के कक्षा के अंदर अगर कोई शिक्षक इवोल्यूशन थ्योरी डार्विन की पढ़ा रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है कि कोई लड़का उठकर उन पर गोबर फेंक दे। यह स्थिति इस देश में बना दी गई है। एक विज्ञान विरोधी माहौल, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति का मसला नहीं है, इनकी जो पूरी राजनीतिक उत्कर्ष की लड़ाई है वो इस देश के लोगों को वैज्ञानिक चेतना से मुक्त करने और उसके विरुद्ध खड़ा करने की भी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। इसलिए आरएसएस का आज जब ये गौरव गान करते हैं, जिसका एक भी शख्स फांसी पे नहीं चढ़ा, किसी को सजा नहीं हुई, नाथूराम गोडसे पिस्तौल चलाना जानता था, किसी अंग्रेज को कंकड़ नहीं मारी, एक निहत्थे गांधी के सीने पर, खुले सीने पर 3 गोलियां दागी, ये इनका योगदान है। तो जब ये गौरव गान करते हैं तो ये पूरे भारतीय राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाते हैं, और जो असली राष्ट्रवादी लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी की है, उन कुर्बानियों का आज अपमान हुआ है लाल किले से। जी हाँ जी, शीतल जी, मैं इसी विषय पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस था और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वाधीनता आंदोलन के योद्धाओं का, शहीदों का, बलिदानियों का अगर उल्लेख करते तो बात समझ में आती। आज की तारीख में उन्होंने आरएसएस के 100 वर्षों को याद किया, आरएसएस के स्वयंसेवकों के महानता को याद किया। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? इसके पीछे कारण क्या नजर आता है? नहीं, एक उसमें बड़ा सिंपल है। वैसे ये 100 साल की सदी मना रहे हैं वो लोग, अगले महीने से बड़े उनके कार्यक्रम हैं आरएसएस के, और हम लोग इस बात पर चर्चा करते रहे कि इन दिनों आरएसएस और उनके बीच जो संबंध हैं उनको लेके बहुत सारी चिंताएं मीडिया में आई हैं बहुत तरह से। उसमें क्या सच है क्या नहीं, ये अजीब तरह के संगठन है ये सब, आपको कुछ पता नहीं चलता। ये लोकतांत्रिक संगठन तो नहीं है जिस तरह से। तो ये भाषण तो मेरा ख्याल है कि जो आजकल उनके सामने एक चुनौती है, इस रिश्ते में जो भी चुनौतियां रिपोर्ट हुई हैं, क्योंकि मुझे भी व्यक्तिगत इनके यहाँ से कुछ जानकारी आती नहीं, जो उन्हीं के बहुत समर्थक लोगों के चैनलों पर जो बातें कही गई हैं और जो मीडिया में आई हैं, उसके आधार पर लगता है कि कुछ चिंताएं हैं जिन्हें आपस में सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संभवतः उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए 100वें साल पर थोड़ा सा उन्होंने इस मामले पे हस्तक्षेप किया। लेकिन निश्चित तौर पर यह हस्तक्षेप आज के दिन उन हमारे लोगों का बहुत बड़ा अपमान है, जो अभी पंकज ने साबित किया कि इनका तो पूरा रोल वो था जिसको ब्रिटिश की जरूरत थी। इनका या मुस्लिम लीग का जो रोल था वो ब्रिटिश की जरूरत थी कि हम इस देश में आबादी को डिवाइड करके रखें, और मुस्लिम लीग अपनी ट्रेनिंग दे रही हो और चाहे ये दे रहे हो, ये दोनों लोग ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे थे। और 42 में तो सबके सामने है, सावरकर साहब भर्ती करा रहे थे पूरे समाज की, भारतीय समाज की भर्ती ब्रिटिश सेना में करा रहे थे और उससे जीतने की बात कर रहे थे। तो उन लोगों को दरअसल यकीन भी नहीं था कि भारत आजाद वगैरह हो पाएगा, तो वो अपने लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बना सकते थे वही वो कर रहे थे। तो दुनिया में बहुत सी उथल पुथल हुई जिन पर जो उनके बूते से बाहर थी, जैसे आज हो रही हैं।
जो आज उनके बूते से बाहर हैं, वैसे ही तब बूते से बाहर थी, और न उसमें उनका कोई एनालिसिस उसके करीब था। तो जो नतीजे तब आए, वही नतीजे अब आ रहे हैं। तो मैं इसको इसी तरह से लेना चाहूँगा। जी, रही बात ये है कि ये निश्चित तौर पर आज के दिन हमारे उन प्रतीकों का और उन शहादतों का अपमान होता है। अगर आप कोई या पाकिस्तान में कोई मुस्लिम लीग की अगर तारीफ करे आज के दिन, तो जैसा जो असर उसका होगा, लगभग वही असर आरएसएस की तारीफ करने से भारतीय समाज पर होगा, और दोनों मिलके ब्रिटिश हुकूमत की सेवा में ही अर्पित मिले हमें। अतीत में जो भी उसको पढ़ता लिखता है वो यही जानता है। एक छोटी टिप्पणी और प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातें कही हैं अलग-अलग। मैं समझता हूँ उन पर एक बहुत छोटी-छोटी टिप्पणियाँ हम लोग कर सकते हैं। एक बात उन्होंने बड़ी विचित्र कही कि हम विविधता को सेलिब्रेट करने की आदत बना रहे हैं अपने मुल्क में। विविधता को सेलिब्रेट करने की। दूसरी बात उन्होंने एक कही कि किसान हितों पर दीवार की तरह मैं खड़ा रहूँगा। दीवार बनकर मैं खड़ा रहूँगा। ये ट्रेड डील के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कही। कुछ ही समय पहले जब किसान यहाँ पर नाराज़ होकर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी बात कह रहे थे, उनकी बात को रिपोर्ट करने वाले, किसानों की बात को रिपोर्ट करने वाले, उन पर टिप्पणी करने वाले पत्रकारों को देशद्रोही कहा जा रहा था। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो किसानों के लिए दर्द से भरे हुए हैं और उनके लिए दीवार बनकर खड़े रहेंगे, और फिर वो ट्रेड ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा वो जो बात कह रहे हैं कि सेलिब्रेट हम करते हैं विविधता को, डाइवर्सिटी को, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? दोनों पर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। मैं पहले किसान वाले पे आऊंगा। जी, इनके जमाने में प्याज का किसान, टमाटर वाला किसान, सोयाबीन वाला किसान, गन्ने वाला किसान, गन्ने का एक हद तक छोड़ भी सकते हैं, कपास वाला किसान, और इन जनरल किसान खून के आंसू रो रहा है। रोज हमारे पास वीडियोज हैं कि सब जगह लोग अपनी फसलों को, फसल के दौर में दूध का भी किसान सड़क पे फेंक दे रहा है, पहाड़ से गिरा दे रहा है, सेब का भी किसान। जितनी भी किस्म की हमारे यहाँ किसानी है, सब खून के आंसू इनके दौर में रो रहे हैं। इतना बुरा वक्त किसानों के लिए कभी नहीं था। इस साल धान के समय फर्टिलाइजर नहीं है, कम से कम 100 जगह लाठियों से पीटे गए उसकी लाइन में। नकली खाद 40% मिल रही है इस समय। किसानी की बात करते हैं, शर्म भी नहीं आती इनकी। दुगनी आय करने का इन्होंने बात किया था। किसानी को तो तबाह कर दिया है उद्योगपतियों के लिए, अपने वो भी चंद मित्रों के लिए, सारे साधन उनको देने की कोशिश में। और आदिवासियों की बात करते हैं, इनके जमाने में कितने आदिवासी मारे गए हैं, कितने मारे जा रहे हैं, कितने जंगल काट लिए गए हैं। इन्होंने तो पर्यावरण कानूनों वगैरह को एकदम जमींदोज कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपको अमेरिका के सामने स्कोर करना है, भाषण स्कोर करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। बहुत कठिन स्थिति है। दूसरे वो सामाजिक सवाल रह गया था, वो आपने तो पूछा, विविधता। तो मैं एक और बढ़ा देना चाहता हूँ। इस वक्त का तो उत्तर देना होगा ना कि आपके अपने स्टाफ में करीब 56 अफसर हैं प्रथम श्रेणी के, कितने उसमें से आदिवासी, कितने ओबीसी? सामाजिक न्याय कर रहे हैं आप? कितने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आपने और आरएसएस ने, आप दोनों लोग मिलकर छांट रहे हैं। एक एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आपका रोल है। कितने हैं? आंकड़ा तो आया था अभी, 15% भी नहीं है। ओबीसी, दलित और ये मिला के प्रोफेसर 15% भी नहीं है। 3-4 आबादियां जो 60-70% हो जाएंगी। मुसलमानों के नाम पे मुद्दा बना के आदिवासी, दलित और पिछड़े सबको आपने समाज की जो भी रूपरेखा है उससे बाहर कर दिया है, जो ताकत की रूपरेखा है। कितने सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? राहुल गांधी ठीक ही तो पूछता है, बताइए ना। तो आप जहां ताकत होनी है वहां कहीं किसी को मौका नहीं देंगे। जुडिशरी वगैरह तो वैसे ही हमारे यहाँ होली काऊ है, वहां तो किसी को मौका तर्क के नाम पे नहीं देंगे, अपने तर्क आपके हैं। जहां मौके थे वहां आपने क्या किया? आपने तो ईडब्ल्यूएस दिया। ईडब्ल्यूएस 10%, एक ही तो कानून आपने बनाया। किसको नौकरी देने के लिए है और किसकी नौकरी लेने के लिए है, और उसकी मेरिट क्या है जगह जगह। और एनएफएस के जो स्टार हैं, जिन्होंने तमाम पिछड़ी दलित जातियों के बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल कह कह के नौकरियों से वंचित किया है, प्रतियोगिता में बेहतर आने से, सबसे अच्छे रिटर्न में रिपोर्ट रिजल्ट लाने के बावजूद, उन सब स्टार लोगों को आप ही तो सब जगह बड़ी बड़ी जगह सुशोभित कर रहे हैं।
ये है सवाल आज के, इनके उत्तर कहाँ है? पंकज जी, बिल्कुल संक्षेप में हमारा समय वाकई कंप्लीट हो चुका है और हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बड़ी मजबूती के साथ कहने की कोशिश की है कि हम दंड नहीं, न्याय पर जा रहे हैं। हम जो दंड विधान बना रहे हैं, हमने भारत जो कानून बनाया है, भारत न्याय कानून, उसमें हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो दंड नहीं है, न्याय की भावना से प्रेरित है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, वो तो मतलब जेएनयू का लड़का दंड नहीं न्याय ले रहा है 5 साल से जेल में। मैं वही कहना जी, चाह रहा हूँ, इससे बड़ा चुटकुला लाल किले से आज तक नहीं सुना गया होगा। लाल किले से अभी उमर खालिद की बात हो ही गई है, 5 साल से मुकदमा नहीं शुरू हो पाया भाई। छत्तीसगढ़ में भी एक पत्रकार है 3.5 साल से जेल में। आप एक सिद्दीक कप्पन का नाम बताइए। आप आया था सिर्फ हाथरस को कवर करने ना, पत्रकार था, लेकिन मुसलमान था, आपने उसको आतंकवादी और क्या क्या बता के 2 साल तक यूं ही जेल में सड़ा दिया। जो लिबर्टी है, जो हमारे प्रस्तावना में बहुत बुनियादी चीज है, जो लिबर्टी का सवाल है या जो फ्रेटर्निटी का सवाल है, उसमें इंडिविजुअल राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप और हम जिन विश्वविद्यालयों से पढ़ के आए, आप याद करिए, जब भी मन होता था एक माइक और दो भोंपू लगा के किसी चौराहे पे हम लोग एक तखत डाल के शुरू हो जाते थे सरकार के खिलाफ या फीस के प्रश्न पर या किसी भी प्रश्न पर, कुलपति के सवाल पर। आज बड़ी बड़ी पार्टियां राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन नहीं कर, उस पर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री जी के जो राष्ट्र के नाम संदेश कहिए या स्वाधीनता आंदोलन का उनका संबोधन कहिए, उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमने आज चर्चा की है। बहुत सारे और पहलू हैं जो अभी चर्चा नहीं हम कर पाए हैं, हम आगे भी उस पर करेंगे। और मुझे लगता है कि दोनों वक्ताओं ने अपने अपने बिंदुओं पर जो बात कही है, न्याय किया है, फैक्चुअल और तार्किक बातें कही हैं। आपको लेकिन कैसी बातें लगी, जरूर बताइएगा। हम आपका इंतजार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।